Good morning to all of you. Om Shanti. लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि राजयोग मेडिटेशन जब हम करते हैं तो मेडिटेशन में हमारा मेडिटेशन लवफुल होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ये चार बातें हमने डिस्कस की थी। और राजयोग की जो स्टेजेस हैं, किस तरह से हम एक के बाद एक दूसरे स्टेज में जा सकते हैं, तो जो शुरुआत है वो मेंटल और फिजिकल रिलैक्सेशन से हमको करना है। तो कोई फिजिकल टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं। वो अपना एक डीप ब्रीदिंग, जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग की मैंने लास्ट टाइम बात की थी, तो उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरी भी कई रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, स्ट्रेच एंड रिलैक्स मेथड भी हैं, और प्रोग्रेसिव स्ट्रेच एंड रिलैक्स, और बाद में अपनी एक जैकबसन मेथड करके भी है, उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जब हम ऐसी कोई रिलैक्सेशन टेक्निक को अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, तो हमारा माइंड थोड़ा स्टेबल होता है, हम अच्छी तरह से फोकस कर पाते हैं। वंस अवर माइंड इज फोकस्ड एंड स्टेबलाइज्ड, उसके बाद हमें अंतर्दर्शन करने की शुरुआत करनी है फॉर द पर्पज ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन। और वो अंतर्दर्शन में इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोवर्ट होकर के इंट्रोस्पेक्शन करना है। तो हमारा जो मकसद बॉडी कॉन्शियसनेस में से बाहर निकल करके अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में स्थित करना है। और बाद में हमारे जो कॉन्शियसनेस है, मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस, जो हम आत्मा हैं, वो आत्मा के जितने भी एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका हमें रियलाइजेशन करना है। तो पहला रियलाइजेशन तो हमारा जो एक एज ए ह्यूमन बीइंग, ये 3 टायर हमारा जो एग्जिस्टेंस है जीवात्मा के रूप में, उसको हमें विजुलाइज करना है। आउटर मोस्ट बॉडी को भी विजुलाइज करना है, हमारी ज्योति स्वरूप आत्मा को भी विजुलाइज करना है, और मध्यवर्ती जो हमारा शटल बॉडी है, जो कि फिजिकल बॉडी के साथ कंबाइंड है, उसका भी विजुलाइजेशन करना है। इस विजुलाइजेशन के साथ फिर हमें अपने स्वरूप की अनुभूति करना है, हमारी शाश्वतता का, हमारी जो सूक्ष्मता है, वो सूक्ष्मता का भी अनुभव करना है, शाश्वतता का अनुभव करना है। हम एक कॉन्शियस एंटिटी हैं, तो कॉन्शियसनेस का भी हमें अनुभव करना है। जो हमारे जो 3 फंक्शनल पावर हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों के माध्यम से हमें अपनी चेतना की जो कॉन्शियसनेस है, तो उसकी अनुभूति करना है। फिर हमें अपने स्वधर्म का भी अनुभव करना है, और हमारे निजधाम का भी हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन, वो हम कर सकते हैं। वंस वी स्टेबलाइज अवर ओन सेल्फ इन द सेल्फ सोल कॉन्शियस स्टेट, फिर बाद में हमारे पास 2 ऑप्शन है बाबा को मिलने के लिए। एक तो आकारी वतन में या तो सूक्ष्म वतन में हम आकारी स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में बाबा से मिलन मना सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि परम धाम में जाकर के सीड स्टेज में, बीज रूप में हम बाबा को, निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को, शिव बाबा को हम वहां पर मिलन मना सकते हैं। तो एक है आकारी मिलन, दूसरा है निराकारी मिलन। आकारी मिलन के लिए हमें डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में आना बहुत जरूरी है, उसके बिना तो हम सूक्ष्म वतन में जा भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जो रूट्स हमने जो दिखाए हैं आपको वहां पर, तो आप देख सकते हैं कि हमने लास्ट टाइम यहाँ तक डिस्कस किया हुआ था कि किस तरह से हम डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में, एक ऑप्शन है हमारे पास डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में आना, डबल लाइट एंजेलिक एस्ट्रल स्टेज, और उसमें 4 मेथड का डिस्क्रिप्शन किया, मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, मेथड ऑफ सेपरेशन, मेथड ऑफ कन्वर्जन एंड इंस्टेंटेनियस मेथड। इसमें से कोई भी एक मेथड को अप्लाई करके हम डबल लाइट एंजेलिक स्टेज में आ सकते हैं। और फिर हमें पूरा जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग है उसको भी अच्छी तरह से एंजॉय करना है, क्योंकि हमारा पूरा जो जर्नी है थ्रू द स्पेस है। तो थ्रू द स्पेस जब हम जाते हैं तो शुरुआत तो एनवायरनमेंट को हम क्रॉस करते हैं, तो क्लाउड्स को भी क्रॉस करते हैं, नीले आकाश को भी क्रॉस करते हैं, फिर बाद में हमारा जो सोलर प्लानिटरी सिस्टम है उसको भी क्रॉस करते हैं, फिर गैलेक्सीज को भी क्रॉस करते हैं। तो ये पूरा जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग है वो हमको एंजॉय करना है, और साथ साथ हम एक पूरा राउंड भी पूरा ग्लोब का, जो पृथ्वी है उसका एक चक्कर भी लगा सकते हैं, परिभ्रमण भी कर सकते हैं। और फिर बाद में हम
सूक्ष्म वतन में जाते हैं। तो जब वतन में हम पहुंचते हैं तो वहां पर कोई ना कोई जगह तो इमर्ज करना है, कोई प्लेस को इमर्ज करना है, और वो प्लेस में भी हमें काफ़ी ऑप्शंस मिल सकते हैं। देखो उसमें ये भी बताया है कि एंटरिंग द शटल वर्ल्ड, तो फिर बाद में वहाँ पर कोई ओशन साइड भी हो सकती है, रिवर साइड भी हो सकती है, लेक साइड भी हो सकता है, माउंटेन्स भी हो सकते हैं, ब्यूटीफुल गार्डन भी हो सकता है, इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास। तो कोई एक स्थान को हम वहाँ पर इमर्ज करेंगे और इमर्ज करके फिर बाबा से हम वहाँ पर मिलन मनाते हैं। और बाबा से जब मिलन मनाते हैं तो फिर वहाँ पर रिलेशंस को हमें एंजॉय करना है। तो फादर के रूप में भी मिल सकते हैं, बाबा को मदर के रूप में मिल सकते हैं, गुरु टीचर, तो कोई भी रिलेशन बाबा को हम बाबा के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये भी उसमें आप ऑप्शंस है, उसमें भी वेरिएशन आप ला सकते हैं। और उसके पश्चात जो है कि भी किस तरह से हम बाबा से एक्सचेंज जो करते हैं, आदान प्रदान जो बाबा से हमारा होता है, तो उसमें भी बाबा से हम पावरफुल साइट ले सकते हैं, बाबा की बाहों में जा सकते हैं, बाबा की गोद में भी जा सकते हैं। तो कई रीति से ये भी ऑप्शन यहाँ पर हम दिया है। तो ये हमारा आकारी मिलन सूक्ष्म वतन में इस तरह से हो सकता है, जिसमें काफ़ी वेरिएशन हम ला सकते हैं। हर रोज कुछ नया हम नए संबंध से बाबा को याद कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अलग अलग स्थानों पे भी मिल सकते हैं। उसके पश्चात एक ऑप्शन ये है कि हम फिर शटल वर्ल्ड में हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसको वहाँ पर छोड़ सकते हैं और वहाँ पर हम सीड स्टेज में आ सकते हैं। पूरे शटल वर्ल्ड में सीड स्टेज में हम वहाँ पर थोड़ा एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर सकते हैं और उसके बाद में शटल वर्ल्ड या तो सूक्ष्म लोक से हम सीधा परम धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो एंजॉइंग द सीड स्टेज जर्नी। और जैसे हम लोगों ने अपना सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म वतन में छोड़ दिया है और हम सीड स्टेज में आ गए हैं, तो सूक्ष्म वतन में भी हम सीड स्टेज को एंजॉय करके फिर बाद में उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जो ऊपर से हम सीड स्टेज में आते थे, तो एंटरिंग द इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, तो परम धाम में जा करके फिर बाबा को यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तो बाबा तो ज्योति के रूप में यहाँ पर मिलेंगे, एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में। तो उसमें से भी जैसे कि हम पवित्रता से एम्पावर होना चाहते हैं या शांति की अनुभूति करना चाहते हैं, तो फिर रेस के रूप में शांति निकल रही है या लहरों के रूप में शांति निकल रही है या वलयों के रूप में शांति निकल रही है, तो ये विजुअलाइजेशन है। तो अलग अलग रीति से यहाँ पर हम परम धाम में भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ तक थोड़ा बहुत हमने कल लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लेकिन अभी आगे जब हमारा पूरा एनलाइटनमेंट या एम्पावरमेंट और एनरिचमेंट हो जाता है हमारी आत्मा का, तो नेक्स्ट हमको शेयर करना है विश्व के आत्माओं के साथ, प्रकृति के तत्वों का हमें भी एम्पावरमेंट करना है। तो जिस तरह से हम बाबा के पास जाकर के एनरिच होते हैं या एम्पावर होते हैं, तो फिर हमको प्रकृति के जो तत्व हैं उनका भी एम्पावरमेंट करना है, मनुष्य आत्माओं को भी एम्पावर करना है। तो ये हम मनसा सेवा कहते हैं उसको। बाबा कहते हैं कि जो विश्व की आत्माओं के लिए ये करना है। तो ये मेंटल सर्विस में हमारे पास जो ऑप्शन थे ये यहाँ पर स्क्रीन पर मैं बता रहा हूँ आपको। तो मेंटल सर्विस में हम एंजेलिक स्टेज में मेंटल सर्विस कर सकते हैं या तो सीड स्टेज में भी मेंटल सर्विस कर सकते हैं। तो एंजेलिक स्टेज में फिर हमारे पास दो ऑप्शन है और सीड स्टेज में भी हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम अंतरिक्ष में स्थित होकर के सारे ग्लोब को हमारे सामने इमर्ज करके जिस जगह की जो देश की या जो स्थान की हम सेवा करना चाहते हैं उसको हम इमर्ज कर सकते हैं। और स्पेस में ही स्थित होकर के हम दो प्रकार से, एक तो एक रिले स्टेशन के रूप में हम शेयर कर सकते हैं और एक इंडिविजुअल ट्रांसमीटर के रूप में भी हम मनसा सेवा कर सकते हैं। तो जो रिले के रूप में मतलब हम बाबा को जब परम धाम में जाते हैं तो बाबा को साथ में रखिए, बाबा को बोलिए कि अभी मैं ये मनसा सेवा करना चाहता हूँ, इस ग्रुप की सेवा करना चाहता हूँ या मतलब इस एलिमेंट्स ऑफ द नेचर की हम सेवा करना चाहता हूँ, तो आपको मेरे साथ रहना है, आप मेरे साथ चलिए। तो बाबा को साथ लेकर के, यदि आप सीड स्टेज में हैं तो बाबा को सीड स्टेज में ही साथ रखिए आप। तो स्पेस में आप
बिंदु रूप में स्थित है। मान लीजिए कि हम सीड स्टेज के अंदर मनसा सेवा कर रहे हैं, तो हमारे पास जो दो ऑप्शन है, तो रिले स्टेशन में बाबा हमारे साथ हैं, तो मैं ज्योति बिंदु आत्मा अंतरिक्ष में, स्पेस में बूंदी के रूप में स्थित हूँ, और मेरी राइट साइड पे, थोड़ा सा ऊपर की साइड पे, क्योंकि मैं सीड हूँ तो राइट लेफ्ट का बहुत मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर की साइड पे महाज्योति शिव बाबा भी बिंदु रूप में, ज्योति रूप में स्थित हैं। और मान लीजिए कि मैं शांति शेयर करना चाहता हूँ, तो शांति की लहरें बाबा में से बह करके मुझ आत्मा में समा रही हैं, और मुझ आत्मा में से निकल करके सारे विश्व में फैल रही हैं, और विश्व में, विश्व के जो प्रकृति के तत्व हैं वो प्रकृति के तत्वों में समा रही हैं। तो एक प्रकार का विजुअलाइजेशन है कि बाबा मेरे साथ हैं, बाबा मुझे भर रहे हैं, और मैं फिर विश्व को शेयर कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं रिले करना, बाबा से हम हमारे में आता है और फिर सारे विश्व में फैल जाता है। जैसे शंकर के बारे, भगीरथ के बारे में कहते हैं कि भी गंगा ऊपर से नीचे आई तो शंकर ने अपनी जटा में समा करके फिर दुनिया में उन्होंने प्रवाहित किया। तो ये एक विजुअलाइजेशन है जिसमें हम उसको कह सकते हैं कि रिले स्टेशन बीइंग विद बाबा। और दूसरा है इंडिविजुअल ट्रांसमीटर के रूप में। तो मान लीजिए कि मैं परम धाम में बाबा से, प्यूरिटी से मेरा एम्पावरमेंट हो गया, मैं भरपूर हो गया हूँ, पवित्रता से संपन्न हूँ, तो मुझे पवित्रता को शेयर करना है, तो मैं एक इंडिविजुअल ट्रांसमीटर के रूप में शेयर कर सकता हूँ। लेकिन उस वक्त मैं बाबा को कहूँगा, बाबा आज तूने मुझे पवित्रता से भरपूर किया है, अब जा करके मैं प्योरिटी सबको शेयर करूँगा। तो फिर बाबा की परमिशन लेकर के आप परम धाम में से सीड स्टेज में अकेले आते हो, और अंतरिक्ष में स्थित होकर के आप खुद एक पावरफुल ट्रांसमीटर के रूप में पूरी शांति को प्रदान करते हो। अब मनसा सेवा इतना एक विस्तृत विषय है, मैं समझता हूँ कि यहाँ तो मैंने एक छोटा सा क्लासिफिकेशन दिया है, लेकिन अभी उसमें कोई लिमिट नहीं है। बाबा तो कहते हैं कि सारे विश्व का परिवर्तन तुम बच्चों को करना है। तो सारे विश्व में परिवर्तन में आप देखिए कि हम कहते हैं कि विश्व का जो ड्रामा है वो मैन, मैटर एंड गॉड के बीच में खेला जा रहा है, पुरुष, प्रकृति और परमात्मा। तो बाबा, तो सेवा किसकी करनी है हमको? प्रकृति की और मनुष्य आत्माओं की, बाबा से पावर लेकर के। तो प्रकृति के जो तत्व हैं, तो बेसिकली 5 एलिमेंट्स हैं। हमारे शास्त्रों के मुताबिक हम जाते हैं तो पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, अग्नि है। और साइंटिफिकली देखा जाए तो साइंस भी कहता है कि जो प्रकृति के जो तत्व हैं, या तो सॉलिड मतलब मटेरियल है, फिजिकल मैटर, फिजिकल एनर्जी एंड स्पेस, ये 3 कंपोनेंट कॉर्पोरियल वर्ल्ड के हैं, फिजिकल मैटर, फिजिकल एनर्जी एंड स्पेस। तो उसमें जो फिजिकल मैटर है उसकी 3 स्टेट बताई है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये इस तरह से भी आप देखिए तो 5 तत्व हो गए कि फिजिकल मैटर जो है वो उसके 3 स्वरूप हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये पृथ्वी है, वो दुनिया पर, ये पृथ्वी के ऊपर जितने भी सॉलिड है उसका प्रतीक है। फिर जल जो है, तो जितने भी लिक्विड्स हैं उसका वो प्रतीक है। वायु जो है वो तो सभी वायु का वो प्रतीक है, गैस का। अग्नि जो है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी है, मे बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, कई प्रकार की एनर्जी हमारे पास है, लेकिन सभी एनर्जी का अधिक स्रोत कौन सा है? तो आप देखेंगे स्रोत जो है वो अग्नि है। जैसे ज्यादातर सब पावर प्लांट भी हमारे थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी हीट जनरेट होती है और हीट को भी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इस पृथ्वी के ऊपर वो बेसिकली हीट है। इसलिए उन्होंने जो अग्नि शब्द प्रयोग किया है, बिल्कुल राइट प्रयोग किया है। तो अग्नि शब्द वो सभी प्रकार की जो फिजिकल एनर्जीज हैं उसका वो प्रतीक है। तो ये 5 तत्वों का हमें एक प्रकार से एम्पावरमेंट करना है। और दूसरा जो है, प्रकृति में 2 बात आती है कि 5 तत्व भी आते हैं, और निम्न कक्षा की योनि की जो आत्माएं हैं उसको हम आत्मा नहीं कहेंगे, ओनली उसको हम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, चेतना है। निम्न कक्षा की योनि की चेतना है। आत्मा शब्द जनरली ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लिए सोल शब्द हम यूज करते हैं। बाकी तो मान लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उसमें भी कॉन्शियसनेस है, लेकिन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में इतना फर्क है।
और हमारे में जो एक माइंड, इंटेलेक्ट एंड पर्सनालिटी है, जो 3 फंक्शनल पावर है, तो उन लेवल का फंक्शनल पावर सभी में नहीं होता है, इसीलिए हम उसको कॉन्शियसनेस कहेंगे। तो ऐसे निम्न कक्षा की योनि की जो चेतनाएं हैं वो तो इतनी सारी हैं, कोई बात नहीं, तो उसका भी हमें एम्पावरमेंट करना है। फिर आता है ह्यूमन सोल्स। तो ह्यूमन सोल्स में भी विविध धर्मों, अब ह्यूमन सोल्स को तो क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करना है, तो बहुत कैटेगराइजेशन उसका हो सकता है, बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली बाबा ने हमको बताया है कि ह्यूमन सोल्स की जो फिजिकल बॉडी के साथ हैं, और दूसरी जो ह्यूमन सोल्स हैं जो कि जिन्होंने शरीर छोड़ा है और शरीर विहोणी, मतलब शरीर बिना शरीर, वो इस विश्व में घूम रहे हैं, जिसको हम साइकोलॉजी के और पैरासाइकोलॉजी में उसको स्पिरिट कहते हैं। तो ये जो आत्मा है जिनके पास शरीर नहीं है और अभी नया शरीर उन्होंने नहीं लिया, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, क्योंकि कहीं भी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, तो एक साथ मानो कोई 1000, 2000, 5000 आदमी मर गए, तो इमीडिएटली तो उनको बॉडी मिल नहीं सकता है। और सभी के कर्मिक अकाउंट इतने अभी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि अभी इमीडिएटली तो बर्थ मिलता नहीं है, और हम ऐसा भी मानते हैं कि कम से कम 13 डेज तक तो आत्मा दूसरा शरीर नहीं लेती है। तो ये जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं का उद्धार, वो उन आत्माओं की भी सेवा हम बच्चों को करनी है। तो यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स ऑफ द नेचर हैं, ह्यूमन सोल्स हैं, उसको भी फिर फर्दर कैटेगराइज, रिलीजन वाइज भी कैटेगराइज कर सकते हैं, कंट्री वाइज भी कुछ हम कैटेगराइज कर सकते हैं। और फिर कोई ग्रुप, छोटा सा ग्रुप है, फिर स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर ह्यूमन सोल की भी हम सेवा कर सकते हैं। कोई बीमार है, उसको कुछ पावर देना है, कोई किसी को तकलीफ है तो उनको एम्पावरमेंट करना है। तो इस तरह से पूरे इतना सारा, अभी नेचुरल कैलेमिटीज हैं, तो नेचुरल कैलेमिटीज में भी बहुत सारी हैं, अर्थक्वेक हैं, साइक्लोन हैं, हम सब परिचित हैं, फायर हैं, तो उसमें भी हम किस तरह से मनसा सेवा कर सकते हैं। तो ये एक पूरा पिक्चर हमने दिया है, उसमें काफ़ी कुछ एडिशन हो भी सकता है, लेकिन बेसिकली जो हमारे जो बेसिक स्टेप्स हैं, वो इस स्टेप्स में सबसे पहले हमें सोल कॉन्शियस बनना है। सोल कॉन्शियसनेस में एंजेलिक स्टेज में, आइदर एंजेलिक स्टेज या सीड स्टेज में आना है। एंजेलिक स्टेज में बाबा को सूक्ष्म वतन में मिलना है, और वहाँ पर हमको एम्पावरमेंट करना है और एंजॉय करना है बाबा का मिलन। और इसी तरह परम धाम में भी हम कर सकते हैं, और बाद में अंत में हमें मनसा सेवा करनी है। तो मनसा सेवा में भी आप लैंड होकर के भी मनसा सेवा कर सकते हैं, लैंड टू लैंड भी कर सकते हैं। जैसे मिसाइल होती हैं तो एयर टू लैंड की मिसाइल होती हैं, लैंड टू लैंड मिसाइल होती हैं, एयर टू एयर मिसाइल होती हैं। तो इस तरह से हम भी जो ट्रांसमिशन है, ये भी एक प्रकार का ट्रांसमिशन है, तो ट्रांसमिशन लैंड के ऊपर से लैंड पर कर सकते हैं, और स्पेस में स्थित होकर के फिर लैंड के ऊपर कर सकते हैं, और स्पेस से स्पेस में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इविल स्पिरिट है वो तो स्पेस में घूमती रहती है, तो उनको इस प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं। तो ये मैंने ओवरऑल एक आउटलाइन आपको दिया है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। ये ओवरऑल आउटलाइन है, किसको कहाँ डिटेल चाहिए, कोई क्वेश्चन से तो आप पूछ सकते हैं। मनोज भाई, सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा हाँ है। हाँ 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 सुनाई दे रहा है। तो ये मैंने एक ओवरऑल आपको व्यू दिया है, एक विजन दिया है कि अपने राजयोग मेडिटेशन में किस तरह से हम वेरिएशन ला सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। गुड। किसी को अभी पूछना आपको है तो आप पूछ सकते हो ना, आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। एनीबडी? ओम शांति। ओम शांति बहन। हाँ, अभी मुझे ये बताना है कि सब लोग को इनिशियल स्टेज में सोल कॉन्शियस में स्थित होने में तकलीफ होती है, तो Right. जो आपने जो विधि बताई है उसकी, यानी जो अलग अलग तरीका जो है वो कैसे अप्लाई करने का, थोड़ा सबको आप एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि इनिशियली आप जब आत्मिक स्मृति में नहीं बैठ सकते तो आगे जा ही नहीं सकते।
बिल्कुल सही बात है। तो वहां से थोड़ा हम शुरू करेंगे। तो मैंने बताया कि पहले तो यदि आपको माइंड को फोकस करने की तकलीफ है, मान लीजिए कि मैं आप फिर विड्रॉ व्यक्ति वस्तु पदार्थ परिस्थिति से आप इतना अच्छी तरह से विड्रॉवल नहीं कर सकते मान लीजिए, तो फिर आपको क्या करना है, तो फिजिकल टेक्निक कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डीप ब्रीदिंग की जो टेक्निक है मतलब मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दे सकता हूँ आपको, लेकिन उसमें टाइम काफी जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो आर्टिकल पूरा आर्टिकल में इतना अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप वेबसाइट में चले जाइए, हिंदी में वो आर्टिकल मैंने अभी कल ही अपलोड कर दिया है कि मन को किस तरह से शांत और स्थिर कर सकते, एकाग्र करने की जो पूरी विधि है वो विधि वहां पर वेबसाइट में लिखी हुई है। तो वो आर्टिकल आप पढ़ लीजिए। तो इस जिससे फिर क्या होता है, मतलब अभी इतना टाइम हमारा यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होने की बात है कि ये जो सोल कॉन्शियस स्टेबलाइजिंग द सेल्फ इन द सोल कॉन्शियस स्टेट। तो इसके अंदर सबसे पहला जो विजुअलाइजेशन करना है कि नो सुनर योर माइंड इज फोकस्ड। जो डीप ब्रीदिंग की कोई टेक्निक अपना यार कोई दूसरी टेक्निक अपना करके जब आप अपने माइंड को एकाग्र कर लेते हैं, उसके बाद सबसे पहला जो विजुअलाइजेशन है वो आपका 3 टायर जो एग्जिस्टेंस है एज ए ह्यूमन बीइंग, उसका आप विजुअलाइजेशन कीजिए। और वो विजुअलाइजेशन है उसमें कोई चिंतन नहीं, कोई शब्द प्रयोग, सिर्फ देखना है आपको। जो पोजीशन में आपका शरीर बैठा है, आप चेयर में बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, यदि सो गए हैं, कुछ भी, तो जो पोजीशन में आपने अपना शरीर रखा है उसी पोजीशन में फिजिकल बॉडी को अंतर चक्षु के द्वारा विजुअलाइज कीजिए। तो वो विजुअलाइजेशन आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि अपने फिजिकल बॉडी का विजुअलाइजेशन तो ये बिल्कुल आसानी से होगा, क्योंकि आपने अपने शरीर को फील किया हुआ है, यूज किया हुआ है, आईने में भी बहुत बार देखा हुआ है, मिरर में, तो उसको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। फिर उसकी सेंटर ऑफ द ब्रेन, विजुअलाइज योर बॉडी, और सेंटर ऑफ द ब्रेन में अपने आप को एक ज्योति के रूप में विजुअलाइज कीजिए। सोचना कुछ नहीं है, देखना है। और उसके बाद जो ए फिजिकल बॉडी एंड द मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस के बीच में एक प्रकाश का बना हुआ, लाइट का बना हुआ एक मेरा सूक्ष्म शरीर है। साइज भी फिजिकल बॉडी की है, फीचर भी फिजिकल बॉडी के हैं, लेकिन वो प्रकाश का बना हुआ है जो फिजिकल के साथ संलग्न है, वो विजुअलाइजेशन करना है। द आउटर मोस्ट इज द फिजिकल बॉडी, द इनर मोस्ट इज आई द सोल in a form of a luminous point of light, a constant point of light, and in between जो बीच में जो है वो मेरा शटल बॉडी है जो कि फिजिकल बॉडी से कंबाइंड है। ये विजुअलाइजेशन जो है आप दिन में 2-3 बार तो कम से कम कीजिए। जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं तो ये विजुअलाइजेशन से ही शुरुआत करनी है। हम ये विजुअलाइजेशन आप करते हैं, फिर आप ऑटो सजेशन दीजिए कि हम क्या करते हैं, कुछ विजुअलाइजेशन नहीं करते और उसके मैं शरीर नहीं हूँ लेकिन मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं कौन सा शरीर नहीं हूँ। तो ये विजुअलाइजेशन में आप देख रहे हैं कि ये फिजिकल बॉडी है और मैं एक मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस हूँ, और फिर आप संकल्प करते हैं कि ये जो फिजिकल बॉडी में देख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, ये सूक्ष्म शरीर जो मैं देख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, और ये दोनों शरीर से भिन्न मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ये पहला हमारा ऑटो सजेशन होगा और ये मेरा पहला रियलाइजेशन होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन शरीर से भिन्न मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। दिस इज द फर्स्ट रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो उसमें इट शुड बी विद द विजुअलाइजेशन। फिर बाद में वो विजुअलाइजेशन इमीडिएटली यदि नहीं होता है तो फिर बहुत सारे एनालॉजीज जो हैं, तो जैसे शरीर की उपमा हम रथ के साथ देते हैं, फिर वो रथी जो मैं रथी हूँ, रथ नहीं हूँ मैं रथी हूँ, फिर बाद में देह नहीं हूँ मैं देही हूँ, मैं सीप नहीं हूँ मैं मोती हूँ, तो सीप शरीर के साथ उसकी तुलना की गई है। तो इस प्रकार के स्वसूचन या ऑटो सजेशन देकर के हम शरीर और आत्मा की जो भिन्नता है, फिजिकल बॉडी को भी देख रहे हैं आप और अपने आप को भी ज्योति बिंदु के रूप में देख रहे हैं और डिफरेंस को महसूस कर रही है। यस, आई एम नॉट द फिजिकल बॉडी,
मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ। मेरे लिए तो वो साधन मात्र हैं, मेरे लिए तो वस्त्र मात्र हैं, मेरे लिए तो वाहन मात्र हैं, तो रहने का मकान मात्र हैं। तो इस प्रकार की ऑटो सजेशन, खुद से सेल्फ से बात करना है, जिससे एक शरीर और आत्मा का जो भेद है उसकी आप प्रैक्टिकल में देखते हुए आप अनुभव करेंगे। और उसके बाद हम इंद्रजित, जितना भी शरीर के अंदर जो सिस्टम्स है, हमारे अंदर कई प्रकार की सेंसेस काम कर रही है, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 3 सूक्ष्मेंद्रियां हैं, 13 सेंसेस हैं। तो वो पूरी 13 सेंसेस का मैं मालिक हूँ। न सिर्फ मैं मालिक हूँ, लेकिन मेरा पूरा कंट्रोल है। 5 कर्मेंद्रियों का मैं राजन हूँ, 5 ज्ञानेंद्रियों का मैं शासक हूँ। तो ये शासकपना और जो ये हमारी जो इंद्रजित और जितेंद्रिय की जो अवस्था है, उसकी हमें खास अनुभूति करनी है। तो मैं इंद्रिय नहीं हूँ, लेकिन मैं इंद्रिय जीत हूँ। तो आंखों द्वारा देखने वाली हो, कानों द्वारा सुनने वाली हो, या मुख द्वारा बोलने वाली हूँ, तो मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ये बात की हमें अनुभूति करनी है। इसलिए उसमें भी विजुअलाइजेशन है। तो वो विजुअलाइजेशन यदि करना है, वो भी मैंने पीछे बाद में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो उसमें मैंने 5 घोड़े यहाँ पर 5 कंट्रोलिंग द सेंसेस, ये विजुअलाइजेशन करते हुए करना है। तो हम यहाँ पर 10 हॉर्सेस भी कंसिडर, 5 घोड़े जो है, 5 कर्मेंद्रियों के 5 घोड़े और 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 घोड़े, 10 घोड़े के रथ को आप विजुअलाइज कीजिए। और मन और बुद्धि जो है वो उसकी लगाम है। तो ये सब मन बुद्धि, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया मेरी आत्मा के बिल्कुल कंट्रोल में है। मैं उसका राजन हूँ, मैं उसका शासक हूँ। तो ये विजुअलाइजेशन के साथ आप इंद्रजित या जितेंद्रिय मैं हूँ, उसकी अनुभूति आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पिक्चर्स विजुअलाइजेशन मेरी दृष्टि से बहुत जरूरी है, कि विजुअलाइजेशन ही आपको सही रूप में अनुभूति कराता है। अच्छा, उसके बाद हम आत्मा के लिए सच्चिदानंद शब्द यूज करते हैं, सत, चित और आनंद। सत का मतलब होता है नित्य, एक मतलब होता है ट्रुथ, और दूसरा मतलब होता है नित्य। नित्य माना शाश्वत, इटर्नल जिसको। तो हम अपनी इटर्निटी को हमको अनुभव करना है। तो हमारी इटर्निटी का यदि हमको अनुभव करना है, तो बाबा ने तो हमको पूरे त्रिकालदर्शी बना दिया है। तो सबसे पहले हमको दृढ़ता से संकल्प करना है कि ये 5 तत्वों का बना हुआ जड़ शरीर तो नाशवंत है, आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ज्योति बिंदु आत्मा अनादि समय से मेरा अस्तित्व है, अनंत तक मेरा अस्तित्व बना रहेगा। क्योंकि मैं अनादि अविनाशी हूँ। न कभी मेरा जन्म हुआ है, न कभी मेरा मृत्यु होने वाला है। मैं अनादि अनंत हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। ये ऑटो सजेशन अपने आप को दीजिए और अनुभव कीजिए कि हाँ, और इस विश्व नाटक के अंदर मेरा जो पार्ट है वो पूरा ऑलराउंड पार्ट है, पूरे 84 जन्मों का पार्ट है। वो मैं अनादि समय से रिपीट करता आ रहा हूँ और अनंत तक ये रिपीटेशन में करता रहूंगा, क्योंकि मैं आत्मा शाश्वत और सनातन हूँ। तो अपनी इटर्निटी, अपनी शाश्वतता का अनुभव कीजिए। ये इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। तो फिर आपको जो लोगों को मृत्यु का डर होता है, और हमको तो मृत्यु का डर तो समाप्त हो गया हमारा, क्योंकि मैं तो आत्मा, मैं तो मरने वाली हूं ही नहीं। मैं तो ये शरीर यदि किसी कारण छूट जाता है, मे बी ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू इलनेस या ड्यू टू एज, यदि छूट जाता है तो मुझे तो नया लेना ही है, और नया शरीर लेकर के नए रिलेशंस में आकर के मुझे पार्ट बजाना है। और अपने आप को ये भी कहिए कि दिस इज नॉट द ओनली बॉडी। ऐसे तो मैंने पूरे साइकिल में मैं 83 बॉडीज लेता हूँ, एंड ये जो शरीर है दैट इज वन ऑफ दैट। देखो, इसलिए अपने जो शरीर के जो हमारा थोड़ा भी अटैचमेंट होता है ना, तो अटैचमेंट भी खत्म हो जाएगा। तो ये, और उसमें भी वर्स्ट शरीर जो है, तमो प्रधान शरीर, तो ये है। उससे तो अच्छे अच्छे शरीर मैंने लिए हैं। सतयुग के शरीर को आप जन्मों को जब इमर्ज करते हैं, तो इस तरह से हमारी इटर्निटी का
चिंतन कर कीजिए आप, और अपनी इटर्निटी का अनुभव करना है, मेन एक्सपीरियंस है। एक है आप शब्दों के अंदर जो ज्ञान सुना है उसको जस्ट रिकॉल कीजिए, तो उसमें अनुभूति नहीं होगी इतनी। जो एक एक शब्द आप सोचते हो वर्ड्स में, उसका शब्द चित्र मनस पटल के ऊपर आपको इमर्ज करना है और देखना है और फिर अनुभव करना है। और हर ऑटो सजेशन के बाद आपको पोज करना है। द पोज इज मेंट फॉर, ये जो स्लो स्पीड में हम संकल्प करने की जो बात है वो अनुभूति के लिए है। पोज का मतलब आपने एक संकल्प किया, फिर बाद में आप पोज करते, तो पोज में एक्सपीरियंस है। पोज में कोई शब्दों में चिंतन है ही नहीं, चिंतन भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है। पोज में जो है वो अनुभूति है। तो मान लीजिए फिर हम अपनी इटर्निटी का हमने एक्सपीरियंस किया, फिर अपनी चेतनता का आप एक्सपीरियंस कीजिए। आपके जितनी भी पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स है, प्लस भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये माइंड इंटेलेक्ट आपकी जो क्षमता है, यू आर एबल टू थिंक, यू आर एबल टू डिजायर, यू आर एबल टू इमेजिन, you are able to discriminate, you are able to interpret, you are able to analyze, you are able to judge, you are able to take decisions। ये सब एबिलिटी क्या है? दिस इज द कॉन्शियसनेस, ये तो हमारी चेतनता है। मैं जड़ तत्व के अंदर इसमें से कुछ नहीं है, ना वो सोच सकता है, ना देख सकता है, ना इच्छा कर सकता है, कुछ नहीं है। लेकिन ये मेरी चेतनता है, आत्मा की चेतनता, माइंड एंड इंटेलेक्ट के जो पावर्स हैं, फंक्शनल पावर बोलते हैं उसको, तो वो फंक्शनल पावर में तो चेतनता है। तो हम अपनी नित्यता का अनुभव करें, हमारी चेतनता का अनुभव करें, और फिर हमारे जो स्वधर्म है, एक एक स्वधर्म को लेकर के आप इतनी डेप्थ में जा सकते हैं। और मैं इतना ही संकल्प करूं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, पोज कीजिए एंड ट्राई टू एक्सपीरियंस रियली एम आई, रियली एम आई। इन दैट पोज देयर इज एक्सपीरियंस। यदि आप दूसरा संकल्प रख देते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और अभी तो शांति का अनुभव भी नहीं किया, और फिर हम बोल देते हैं कि हम आनंद स्वरूप आत्मा है, तो neither you will be able to experience peace nor you will be able to experience bliss। तो जब तक शांति का अनुभव नहीं होता है, तो शांति के बारे में इतने सारे एफर्मेशन है, शांति तो मेरे गले का हार है, मैं खुद एक शांति धाम की निवासी हूँ, मैं कैसे अशांत हो सकती हूँ? एक शांति धाम की निवासी आत्मा अशांत हो सकती है? मैं शांति धाम की निवासी आत्मा शांत स्वरूप हूँ। पोज एंड ट्राई टू एक्सपीरियंस रियली एम आई, रियली एम आई। सो दिस इज द वे ऑफ मेडिटेशन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक एक स्वधर्म को टर्न बाय टर्न आप लेंगे, और उसका विस्तार तो काफी है। एक एक स्वधर्म के लिए आप काफी ऑटो सजेशंस बहुत सारा भी लिखा हुआ भी है। शांति के लिए भी आर्टिकल हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। आर्टिकल्स में पूरे ऑटो सजेशंस उसमें लिखे, पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि हाउ यू कैन एक्सपीरियंस पीस बाय बीइंग सोल कॉन्शियस, हाउ यू कैन एक्सपीरियंस पीस being in the soul world, how you can experience peace, being with the ocean of peace, and how you can experience peace by sharing peace। जो इवन शांति की अनुभूति के लिए हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो सिर्फ शांति की अनुभूति करना है तो आपको आधे घंटे तक एक यही इश्यू के ऊपर, यही पॉइंट के ऊपर आधा घंटा अच्छी तरह से योग कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आपने जो क्वेश्चन किया कि किस तरह से हमको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, तो ये सेल्फ रियलाइजेशन की पूरी विधि है। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि शब्दों से ज्यादा महत्व क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का ही है एक्सपीरियंस के लिए। तो जितना भी आप ज्ञान के आधार पर शब्दों में चिंतन करते हैं, तो वो शब्दों का शब्द चित्र मनस के पटल के ऊपर आप इमर्ज करना सीखिए। मतलब ये अभ्यास चाहिए विजुअलाइजेशन का। तो मुझे लगता है कि आपको जरूर एक्सपीरियंस होगा। मुझे लगता है कि आपको आंसर मिला है। थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है। अच्छा, अभी ये जो दूसरा जो है, जो ये डबल लाइट एंजेलिक स्टेज जो है, उसमें आने के लिए जो ये मेथड बताई गई है, उसका भी आर्टिकल आप यदि पढ़ लेते हैं तो दोज हू आर गुजराती, तो गुजराती में तो सभी 40 जितने आर्टिकल्स वो वेबसाइट में हैं। तो उसमें आप फरिश्तेपन की अवस्था का भी आर्टिकल जो है उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो, या तो फिर किसी को चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकता हूँ।
मेरे मोबाइल में तो सर मतलब मैं शेयर कर सकता हूँ आपको, तो आप देख लीजिए। तो ये जो तीनों मेथड उस आर्टिकल के अंदर डिस्क्राइब की हुए है। अब मान लीजिए कि पहली एक मेथड का मैं इलस्ट्रेशन लेना चाहूँ तो मैं 3 मिनट 5 मिनट में समझा सकता हूँ। अब मेथड ऑफ हमारा जो शटल बॉडी है वो शटल बॉडी फिजिकल बॉडी के साथ कंबाइंड है, और मैंने बताया कि हमारा जो इनिशिएशन मेडिटेशन का होता है वो हमारे 3 टायर एग्जिस्टेंस को इमर्ज करके उसको उसके विजुअलाइजेशन से होता है। अब हमें एंजेलिक स्टेज में आना है तो हमें फिजिकल बॉडी का जो कॉन्शियसनेस है या तो फिजिकल बॉडी को छोड़ देना है और सिर्फ मुझे सूक्ष्म शरीर को अपनाना है, उसको रिटेन करना है और फिजिकल बॉडी को छोड़ देना है। तो उसमें 3 रीति से हम कर सकते हैं। जो ये मेथड ऑफ सेपरेशन है तो उसमें ये विजुअलाइजेशन हम शुरू करते हैं कि मेरा जो एक एज ए ह्यूमन बीइंग 3 टायर मेरा जो अस्तित्व है, तो मैं फिजिकल बॉडी को, संलग्न शटल बॉडी को और दोनों कंबाइंड बॉडी में ज्योति स्वरूप आत्मा के रूप में मैं एक विजुअलाइजेशन करता हूँ। फिर बाद में मुझे अभी डबल लाइट एंजेलिक स्टेज में आना है, वो मेरा लक्ष्य है। तो धीरे से मैं सूक्ष्म शरीर को फिजिकल बॉडी से अलग करता हूँ। तो वो जब अलग होता है तो जो आउटलाइन जिसको हम कहते हैं कि तो सूक्ष्म शरीर के आउटलाइन और फिजिकल बॉडी, तो फिजिकल बॉडी पीछे छूट रहा है, ये भी विजुअलाइजेशन है। शुरू में उसको इमेजिनेशन कहना हो तो इमेजिनेशन कहो, लेकिन ये रियलिटी है, बिकॉज इन रियलिटी यू हैव ए शटल बॉडी, यू हैव ए शटल बॉडी, तो जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो आप अभी शुरू में हम इमेजिनेशन शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो इमेजिन कि आपका जो फिजिकल बॉडी जो है वो जहां पर बैठा है वहां पर बैठा है और आपका शटल बॉडी उससे अलग हो रहा है और पीछे फिजिकल बॉडी पीछे छूट रहा है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर की भ्रुकुटी या तो आप ज्योति स्वरूप आत्मा बैठी हुई है, और फिर वो आपका वाहन हो जाता है। बाबा ने उसको अंतर्वाहक शरीर बोला है। तो वो अंतर्वाहक शरीर के माध्यम के द्वारा आप ऊपर की ओर जा रहे हैं। एंजल्स तो उठते हैं, वेटलेस हैं, तो वेट भी नहीं है, तो डबल लाइट शब्द प्रयोग किया है। डबल लाइट इसीलिए, एक लाइट का मतलब है वेटलेस या तो हल्का, और दूसरा मतलब होता है प्रकाश का बना हुआ, इसलिए बाबा ने उसको डबल लाइट एंजेलिक स्टेज शब्द प्रयोग किया है। तो मैं एक डबल लाइट एंजेलिक स्टेज में आ गया हूँ, मेरा फिजिकल बॉडी पीछे छूट गया है। तो टर्न करके पीछे देखना हो तो देख भी सकते हैं कि यस मैंने पीछे छोड़ दिया उसको, अभी मेरे पास सिर्फ मेरा सूक्ष्म शरीर है और मैं डबल लाइट एंजेलिक स्टेज में हूँ। और फिर आप ऊपर की ओर जाइए, क्लाउड में से पास हो रहे हैं, नीले आकाश से गुजर रहे हैं, फिर आप स्पेस में एंटर हो रहे हैं, फिर वही एंजेलिक स्टेज के अंदर पूरा एस्ट्रल ट्रैवलिंग जो है उसको आप एंजॉय कीजिए, और फिर बाद में आप सूक्ष्म वतन में वही डबल लाइट एंजेलिक स्टेज में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये जो मेथड ऑफ सेपरेशन। दूसरी जो मेथड ऑफ प्रोजेक्शन जो है, इसके बारे में तो 73 की पूरी बाबा की एक अव्यक्त वाणी है। तो उसमें ये तो इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेशन किया है, लेकिन वहां पर बाबा ने इसको मेथड ऑफ प्रोजेक्शन बताया है। तो उसमें बाबा ने ये बताया है कि आप ये अभ्यास कीजिए कि आपके सामने एक लाइट के कार्ब, बाबा का शब्द है, मुरली का शब्द है लाइट का कार्ब। लाइट का कार्ब मतलब प्रकाश का एक वर्तुल, या तो शाइनिंग मेंटल स्क्रीन कह सकते हैं आप। एक शाइनिंग मेंटल स्क्रीन को आपके सामने इमर्ज कीजिए, और फिर बाद में ये भी एक इमेजिनेशन है कि आप जब संपूर्ण अवस्था में पहुंच जाएंगे, बाबा ने कहा कि जब आप संपूर्ण अवस्था में पहुंच जाएंगे तो आपकी जो संपूर्ण फरिश्तापन की जो अवस्था है उसमें आप कैसे दिखेंगे, तो वो आप प्रोजेक्ट कीजिए, वहां प्रक्षेपण कीजिए, इमर्ज कीजिए, वो लाइट के कार्ब में अपने पूर्ण स्वरूप को इमर्ज कीजिए। ये अभ्यास बाबा ने करवाया भी और मुरली में डिस्क्राइब भी किया है कि लाइट के कार्ब को इमर्ज करके अपने पूर्ण स्वरूप को इमर्ज कीजिए। तो अपने डबल लाइट माना अपने सूक्ष्म शरीर को वो वहां पर प्रोजेक्ट आपको करना है, और फिर वो प्रोजेक्टेड शरीर के अंदर सेंटर ऑफ द ब्रेन आप आत्मा बैठ जाती है। और ये जो प्रोजेक्शन में आपको डिफिकल्टी होगी स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी की। विजुअलाइजेशन में जो प्रॉब्लम सबको जो होता है वो क्लैरिटी का होता है, इतना क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं होता है। यदि किसी को विजुअलाइजेशन हुआ, मान लीजिए अच्छी तरह से इमेजिन किया, तो वो फिर लंबे समय तक स्टेबल नहीं रहता है। तो विजुअलाइजेशन में स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी
ये अभ्यास से आती हैं। जितना जितना बार बार आप एक देखते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो वो फिर स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी आएगी। तो वो जो प्रोजेक्टेड हमारा शटल बॉडी है, वो प्रोजेक्टेड शटल बॉडी की भ्रुगुटी में बैठ करके आप फिर उसको वाहन के रूप में यूज करके फ्लाई कर सकते हैं अंतरिक्ष के अंदर। तो ये मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। स्पार्क हमारी जो एक इंस्टीट्यूशन है, स्पार्क नाम तो सब लोगों ने सुना होगा, तो स्पार्क में भी काफी इस प्रकार का रिसर्च और अभ्यास करते रहते हैं। तो वहाँ की एक लेबोरेटरी में उन्होंने मेथड ऑफ कन्वर्जन का भी, ये कहता है ये भी एक अभ्यास बहुत अच्छा है कि आप जिस पोजीशन में बैठे हैं तो अपने फिजिकल को ही शटल में कन्वर्ट कर दो, तो उसको मेथड ऑफ कन्वर्जन कहते हैं। तो वो भी प्रोग्रेसिव करना है, क्योंकि एकदम तो सडनली नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आप चेयर के ऊपर बैठे हैं, देन फोकस ऑन योर लेग्स। आप अपने माइंड को लेग के ऊपर फोकस कीजिए, और वो जो पोर्शन है, वो पोर्शन में जो हड्डी मांस का अपना फिजिकल बॉडी बना हुआ है, वो पोर्शन से हड्डी मांस गल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, और पूरा इतना पोर्शन मेरा डबल लाइट प्रकाशित हो गया। तो ये प्रोग्रेसिव आगे जाना है। फिर बाद में आप उसको 4-5 पूरे बॉडी को 4-5 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर की ओर आओ, फिर एब्डोमिन थोरासिक अपना जो है, तो उस पोर्शन के ऊपर फोकस करो, और वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, और वो पोर्शन कन्वर्ट हो रहा है। फिर हमारा हाथ कन्वर्ट हो रहा है, हमारा सर कन्वर्ट हो रहा है। तो उस तरह से आपका पूरा जो कन्वर्जन हो गया, एंजेलिक स्टेज में कन्वर्जन हो गया, और फिर आप खड़े हो जाते हैं। और हमारी बिंदु रूप आत्मा तो सूक्ष्म शरीर की सेंटर ऑफ द ब्रेन या भ्रुगुटी के बीच में बैठी हुई है, और फिर वो अंतवाग मतलब हम उसको ऊपर उठ सकते हैं। तो ये हो गई मेथड ऑफ कन्वर्जन। और जो इंस्टेंटेनियस मेथड है, उसमें से 3 में से कुछ नहीं, संकल्प किया कि मैं फरिश्ता हूँ, और बिल्कुल फरिश्तेपन की अवस्था में मैं आ गया, तो एक क्षण के अंदर भी आ सकते हैं। लेकिन आगे के जो मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, सेपरेशन एंड कन्वर्जन का एक लंबे समय का आज आपका अभ्यास है, तो आप फिर इंस्टेंटेनियस जो हम कह सकते हैं, एक क्षण के अंदर अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, उसमें कोई विधि अपनाने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम की कोई जरूरत नहीं है, वो भी हो सकता है। लेकिन इस प्रकार से हमारा जो अभ्यास होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे पिक्चर डेविड ने भी बनाए, हमारे जो पेंटर भाई है मधुबन में, उन्होंने मेथड ऑफ सेपरेशन वाले तो बहुत सारे पिक्चर्स हैं, कि जैसे हमारे जो संलग्न कंबाइंड फिजिकल एंड शटल बॉडी है, उसमें से शटल फिजिकल से अलग हो रहा है और परम धाम या सूक्ष्म वतन की ओर जा रहे हैं। ऐसे एक पिक्चर नहीं, बहुत सारे पिक्चर हमारे हैं। तो ये मैंने थोड़ा ये मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, सेपरेशन एंड कन्वर्जन का भी थोड़ा डिस्कशन किया, फिर भी उसका डिटेल में आर्टिकल है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है, कुछ समय बचा हो तो? मनोज भाई? गो हेड, नो प्रॉब्लम। अभी कोई किसी का क्वेश्चन है? मैंने नो, आई डोंट थिंक सो। किसी का है क्वेश्चन? ओके, किसी का नहीं है तो मैं फिर लास्ट में थोड़ा, अभी मैं 5 मिनट ले सकता हूँ ना? हाँ, कभी अपने पास टाइम है, 9:30। कोई बात नहीं, तो 5 मिनट लेता हूँ। तो फिर मनसा सेवा पे हम आ जाते हैं। देखो, कई लोग जो कॉमन क्वेश्चंस जो लोग हम पूछते हैं कि भी हम लोग जो मनसा सेवा करते हैं, वो मनसा सेवा की कितनी इफेक्ट होती है। कई लोग कहते हैं कि हम तो स्पेसिफिक मनसा सेवा भी करते हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, या रिजल्ट मिलता दिखता नहीं है। तो ये मनसा सेवा इफेक्टिव मेंटल सर्विस, मनसा सेवा तो सब लोग करते हैं, लेकिन इफेक्टिव कितने करते हैं? तो मनसा सेवा को इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है? क्योंकि जनरली मनसा सेवा में क्या है कि अच्छे अच्छे संकल्प हम करते हैं कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, चलो उसको शांति मिले, उसको शक्ति मिले, उसमें पेशेंस एंड टॉलरेंस उसका बढ़े, कि जिससे वो परिस्थिति को अच्छी तरह से पार कर सकते। ऐसे ऐसे शुभ संकल्प हम जनरली आत्माओं के लिए करते हैं। कोई डिसीज्ड है, बीमार है, तो फिर उसकी बीमारी जल्दी दूर हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो इस प्रकार के हम संकल्प करते हैं। तो ये हमारी एक प्रकार की शुभ भावना और उस आत्मा के प्रति शुभकामना हम अभिव्यक्त करते हैं। तो ये एक संकल्प के रूप में है, मन के संकल्प के रूप में है।
ट्रांसमिशन तो होता है। कोई भी संकल्प आप कीजिए, नेगेटिव संकल्प कीजिए या पॉजिटिव संकल्प कीजिए, किसी भी प्रकार का संकल्प कीजिए, आपका विचार मे बी ए टॉक्सिक थॉट, मे बी ए नेगेटिव, मे बी ए वेस्टफुल थॉट, मे बी नेसेसरी थॉट, मे बी ए पॉजिटिव थॉट, किस बहुत बहुत सारे प्रकार के विचार हैं। कोई भी प्रकार का विचार संकल्प उत्पन्न हुआ तो उसके वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हैं और वायुमंडल को वो प्रभावित करते हैं। वो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जिस प्रकार के आदमी वहां पर बैठे, मानो कोई ग्रुप है, बहुत नेगेटिव ग्रुप है, तो फिर वो उस चारों ओर का वातावरण भी उसी प्रकार। तो ये तो साइंटिफिक प्रूव हो गया है कि आप जो भी संकल्प करते हैं वो संकल्प बहुत प्रभावित करता है, आसपास की जगह को भी प्रभावित करता है। यदि इस संकल्प में पावर है तो उसका जो ट्रांसमिशन है वो ट्रांसमिशन दूर तक होता है। तो देखो हमारे पास अभी मान लीजिएगा टेलीपैथी है, तो एक पैरासाइकोलॉजी में कई फिनोमिना हैं, जैसे टेलीपैथी है, टेलीमेट्री है, टेलीपोर्टेशन है, साइकोकाइनेसिस है, कई सारे फिनोमिना है। वो किस पर आधार पर है, दूसरे के मन में जो सोच चलता है आदमी कैच भी कर सकता है। तो ये जो सब फिनोमिना है वो बिल्कुल हमारे संकल्पों का ट्रांसमिशन होता है और दूसरा उसको कैच भी कर सकता है, ये बिल्कुल प्रूव करता है ये जितने भी फिनोमेना हैं। तो ये पैरासाइकोलॉजी का विषय है, डिफरेंट विषय है, मैं हम चर्चा उसकी नहीं करेंगे अभी। लेकिन हम जो भी संकल्प करते हैं वो संकल्प का ट्रांसमिशन होता है। अभी वो संकल्प की दूसरे के ऊपर असर कैसे होगी, किस तरह से होगी, तो वो बिल्कुल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो संकल्प किया है वो कितना पावरफुल है, उसमें समर्थी कितनी है, उसमें पावर कितना है। जितना पावर होगा तो वो दूर तक जाएगा और दूर तक जाकर के भी उसको प्रभावित करेगा। तो उसमें उसको समर्थ बनाने के लिए बाबा ने समर्थी शब्द यूज किया है कि संकल्प तो आपके शुद्ध हैं, आप शुभ भावना है, शुभ कामना है, शुभ संकल्प भी करते हैं, लेकिन समर्थी नहीं है। तो समर्थी नहीं होने का कारण बाबा ने दो बताया है। एक है वेस्टफुल थॉट की मात्रा। दिवस में हम इतने सारे वेस्टफुल व्यर्थ संकल्प आते हैं कि हमारी बहुत सारी शक्ति जो संकल्प की है वो क्षीण हो जाती है। इसीलिए किया हुआ शुद्ध संकल्प जो है वो समर्थ में नहीं बदलता है, क्योंकि बहुत सारे वेस्टफुल थॉट्स आते हैं। तो आप वेस्टफुल थॉट की मात्रा को कम कर दीजिए। दिन में हमको कोई नेगेटिव थॉट की तो बात ही मत करो। जो मान लीजिए कि आपने 10-15 पॉजिटिव थॉट्स किए लेकिन 2-3 नेगेटिव थॉट भी आ गए तो फिर आपकी पॉजिटिव थॉट के अंदर कोई पावर नहीं होगा, वो मान लीजिए। टॉक्सिक थॉट एंड नेगेटिव थॉट का तो कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए जिसको मनसा सेवा, असरकारक मनसा सेवा करनी चाहिए। तो पहले तो वेस्टफुल थॉट से, व्यर्थ संकल्पों से हमें मुक्त होना है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात कि ये जो शुभ भावना और शुभ भावना शब्द भी यूज किया है कि मनसा सेवा की इफेक्ट सिर्फ संकल्प के कारण नहीं होती है। आपकी संवेदनाएं, आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग उसके साथ जुटी हुई है। क्योंकि आप क्या करते हैं, मनसा सेवा दूसरों की करते हैं, दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करना, उसका सबकॉन्शियस माइंड इसको कैच करता है। किसी का एम्पावरमेंट करना है, किसको आप शांति शेयर करते हो तो उसमें शांति जाएगी कहाँ, वो सबकॉन्शियस में जाती है। तो सबकॉन्शियस माइंड इज इमोशनल। तो आप कितनी अपनी इमोशन, संकल्प कॉन्शियस माइंड से होता है और इमोशन जो शेयर होती है, जुटती है इमोशन, वो सबकॉन्शियस का विषय है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पावरफुल, सकारात्मक बनाना है और आपकी भाव को, आपकी भावनाओं को जोड़ना है। तो देखो कई बार क्या होता है कि कई व्यक्ति जो जिसका आईक्यू बहुत ऊंचा होता है तो विचार इतने अच्छे विचार, अच्छे शब्दों में अच्छे विचार कर सकता है कि एक कोई बूढ़ी माता है जो अनपढ़ है, वो ऐसे संकल्प भी नहीं कर सकती, उसको तो इतना भाषा का भी ज्ञान नहीं है, इतना अलंकारी शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकती है। लेकिन यदि भावना उत्कृष्ट है, सिर्फ भावना, बस उसका भला हो जाए, बस कल्याण, लेकिन हृदय से, हार्ट से निकलता है, तो मैं समझता हूं कि उसका एक संकल्प, भले उसने एक ही संकल्प किया है लेकिन वो बिल्कुल उसकी असर होगी। और हम विचार विलास हम कहेंगे उसको। आईक्यू है ना, बहुत आईक्यू है, ज्ञान बहुत है,
तो हम बहुत अच्छी तरह से अच्छे अच्छे शब्दों में शुभ भावना और शुभ कामना की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन यदि इमोशंस नहीं जुटी हुई हैं तो उसकी कोई असर नहीं होगी। तो दो बातें महत्वपूर्ण हैं, व्यर्थ संकल्प से अपने आप को मुक्त करना है, जिससे कि हम जो भी पॉजिटिव संकल्प करते हैं उसमें समृद्धि आएगी। हमारी जो एनर्जी व्यर्थ संकल्पों में लीक होती हैं उसको बंद करना है पहले तो थोड़ा कंजर्वेशन शुरू होगा। और सेकंड बात है कि हमें अपनी भाव को और भावनाओं को उसके साथ जोड़ना है। तो ये पूरा जो राजयोग मेडिटेशन है उसमें जितना इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स भी हैं तो इतने इमोशनल एस्पेक्ट भी हैं। तो दोनों का समन्वय यदि होता है, विचार और भावनाओं का, शुभ भावना शुभ कामना, शुभ भावना एंड शुभ विचार, दोनों का समन्वय जब होता है तब जाकर के मनसा सेवा, एक इफेक्टिव मनसा सेवा हम कर सकते हैं। एक लंबे समय का ये अभ्यास चाहिए। देखो ब्रह्मा बाबा ने तो मेहनत ही की है, आप देखिए बहुत मेहनत की है, तो हम बच्चों को भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये प्रकार के जितने भी अभ्यास हैं टर्न बाय टर्न, एक के बाद एक लेकर के हमें प्रैक्टिकल में अभ्यास करना है। ओम शांति। मनोज भाई, या किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मनोज भाई, हाँ, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। वैसे हमारा समय पूरा हुआ है। क्वेश्चन आंसर लेंगे कि नहीं लेंगे? यदि कोई किसी को पूछना हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस पूछ सकते हैं क्वेश्चन। 10 मिनट में भी क्वेश्चन है पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ओम शांति प्रफुल्ल भाई, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि बोलिए। मनसा सेवा को कर रहे हैं तो मनसा सेवा क्या हम लिख के भी कर सकते हैं? क्या करते हैं? लिख के कर सकते हैं क्या मनसा सेवा हम? लिख के करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मनसा सेवा में भी विजुअलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो फिर आप लिखने में मिले तो ये क्या है कि ज्यादातर हम बुद्धि से काम लेते हैं। देखो ये जो भाव और भावना को जो जोड़ने की जो बात है ना, वो तो क्या है कि आपको मतलब इसलिए कोई कैसेट या ये तो आपको इंट्रोवर्ट होना है, अंतर्मुखी बन करके अंदर की दुनिया में चले जाना है, बाह्य दुनिया से ही कट ऑफ हो जाना है। तो ये फिर सुनना लिखना ये सब कुछ तो होना ही नहीं चाहिए ना उसमें। अच्छा, विधि जानने के लिए क्या करना है कैसे करना है वो जानने के लिए आप पढ़ लीजिए। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे डिस्कशन से या पढ़ने से आप समझ लीजिए पहले कि हमको क्या करना है। फिर करने के वक्त ये लिखना सुनना पढ़ना ये सब मतलब कोई मतलब नहीं है उसका। ओके, एक बार मैंने विधि को जान लिया, विधि को अपनाना है। और विधि तो पहले ही कहते हैं कि यू हैव टू गेट डिटैच्ड। डिटैचमेंट, अपने आप को आइसोलेट करना है, अपने आप को डिटैच करना है, अपने आप को अंतर्मुखी बन करके अंतर्दर्शन करना है। यहाँ तो उसकी शुरुआत होती है। तो ये तो पूरा डिटैचमेंट है। फिर मान लीजिए कि आपने कैसेट रख दिया, कोई म्यूजिक बजता है, तो उसके शब्दों में आपका ध्यान जाएगा, तो फिर भावनाएं कहाँ आएगी? जी बिल्कुल ठीक है। इसीलिए ये जो मेडिटेशन है ना, वो तो बिल्कुल उस वक्त आपको देखो, आप यहाँ से उड़ जाते हैं तो फिर लाल लाइट तो इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करने की क्या जरूरत है? ये सब बिगिनर के लिए है। वो तो माइंड फोकस नहीं कर पा रहा है, बाबा को विजुलाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए फिर कास्केट रखा। ओके, कास्केट की क्या जरूरत है? जी भाई आप यहाँ हो ही नहीं, इस कमरे में नहीं हो, तो ट्रांसलाइट और कास्केट का क्या मतलब है? हाँ जी आप तो अंतरिक्ष में उड़ गए, फिर ये कमरे में ही नहीं हो, मकान में से बाहर निकल गए हो, शरीर रूपी मकान में से बाहर निकल गए हो। अपने मकान की तो बात छोड़ो। ये क्या है कि जो एक बिगिनर्स, जो अभी मेडिटेशन जिसने शुरू में सीखा है, जो माइंड भी फोकस नहीं कर पा रहा है और अभी ज्ञान भी इतना नहीं समझा है, तो उनके लिए ठीक है भाई, चलो बाबा ज्योति स्वरूप है तो एक कास्केट बना दिया तो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। यदि मैं उसको कास्केट को देखता रहूं तो मेरा तो हेडेक हो जाएगा। देखिए, तो ये सब चीजें फिर म्यूजिक में क्या होता है कि ये सब कैटालिस्ट का काम करता है। बिगिनर्स के लिए कैटालिस्ट है कि भाई चलो उसके मन को उसको तो सबसे पहला तो विड्रॉवल का प्रॉब्लम है।
मन तो वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति में घूमता रहता है। अब उसमें से उसको माइंड को स्टेबल करना है, फोकस करना है, तो ये सब चीजें अपना जो बैकग्राउंड कोई म्यूजिक बजता है या फिर लाल लाइट करते हैं, एक एनवायरनमेंट खड़ा करते हैं हम, फिजिकल एनवायरनमेंट, जिससे कम से कम हम अच्छी तरह से विड्रॉ कर सके, डिटैच हो सके, अंतर्मुखी बन सके। वहां से उसके बाद तो मेडिटेशन शुरू होता है। लेकिन मेडिटेशन एक बार शुरू किया, आत्मचिंतन में चले गए, तो फिर बाद में ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं है ना जी। और दूसरा एक बताऊं कि जो भाव और भावनाएं जो है ना, तो भाव और भावनाओं में आप एक गीत तो क्या है कि मान लीजिए कि आप किचन में काम कर रहे हैं, तो इतना अच्छी तरह से आप कर्म योग नहीं कर, कर्म योग करना ये तो बहुत डिफिकल्ट बात। आप काम कर रहे हैं और पूरा योग कर रहे हैं, पैरेलल योग चलता है, पैरेलल मनसा सेवा कर हो सकती है। आइसोलेट होकर के यदि डिफिकल्टी होती है तो कर्म करते करते क्या हालत होगी, समझ लीजिए। इसलिए फिर बाबा ने हमको ऑप्शन दिया कि ओके, कर्म करते करते निम्न कक्षा का, लो लेवल का योग तो कर सकते हैं, तो आप कैसेट बजाइए, गीत बजाइए, गीत के शब्दों में ध्यान लगाइए, तो व्यर्थ संकल्प आपको नहीं आएंगे, और कुछ बीच बीच में बाबा की याद भी आ जाएगी। गीत के शब्दों के आधार पर बाबा की याद तो आती ही है, तो ये सब यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको ये चार्ट बताया, जिसमें आपको एक्सपीरियंस करना है, मनसा सेवा करनी है, सूक्ष्म वतन में जाना है, परम धाम में जाना है, तो ये सब चीजों से तो उपराम होने की बात है। इसलिए ये सब चीजें मतलब अभी तक मतलब कई लोग होते हैं कि 10-10 साल 15-15 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, फिर भी यही सब साधनों के आधार पर योग करते हैं। तो ये तो आपको तो जाना है, वतन में चले गए, फिर वहां जाकर के बाबा को काफी अच्छे स्थान में बातचीत करो, डील करो, बाबा से चिट चैट करो, पूरे बहुत 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 कुछ कर सकते हैं जी। थैंक यू प्रफुल्ल भाई, थैंक यू। ओके, ओम शांति प्रफुल्ल भाई। ओम शांति। हाँ हाँ, कई लोग करते हैं कि स्टार्टिंग में है या थोड़े टाइम के बाद आंख खोल के भी करते हैं, आंख बंद करके भी होता है कभी कभी, तो कौन सा स्टार्टिंग में आंख बंद करके करे तो चलेगा योग? देखो मैं ऐसा समझता हूँ कि आंख खुली रख करके भी मेन चीज विजुअलाइजेशन की है। यस, सही है। सही है। हाँ। तो विजुअलाइजेशन के लिए हमारी तो आदत नहीं है आंख खोल करके हम दिवा स्वप्न देखते हैं। कई लोग दिवा स्वप्न देखते हैं, बिल्कुल जागृत होते हैं लेकिन स्वप्न देखते हैं। और आप देखिए कि मान लीजिए कि आप बैठी हैं और कुछ आपको इंडिया की, अमेरिका में है, कनाडा में है, इंडिया की याद आ गई, तो इंडिया की याद आ गई, तो जो किसी घर की याद आ गई, कोई स्थान की आ गई, आपकी आंख बंद होती है कि आंख खुली रहती है? आंख खुली होती है। खुली रख करके भी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते आप? देख सकते हैं। हाँ, तो वो नेचुरल विजुअलाइजेशन है। और यहाँ पर ये जितनी भी बातें हैं वो तो स्थान की, वो स्थान पर हम गए हैं, वो स्थान पर हम रहे हैं, उसको, उस स्थान को हमने फील किया हुआ है। तो वो स्थान जो है जिसको आप याद करके विजुअलाइज कर आसानी से विजुअलाइज, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इसकी अनुभूति रिकॉर्डेड है। और यहाँ पर जितना भी विजुअलाइजेशन है, जितना भी आत्मा के बारे में हो या सटल वर्ल्ड के हो या इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड के बारे में हो, जितना भी विजुअलाइजेशन जो करना है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के आधार पर करना है। सही। तो ज्ञान का कंसेप्ट, एक एक ज्ञान के जितने भी बिंदु है उसका कंसेप्ट एंड कन्विक्शन, कई लोगों को ज्ञान के कई पॉइंट्स है जिसमें अभी भी कंफ्यूज्ड है, वही क्लियर नहीं हुए हैं। तो ये जो ज्ञान की गहराई, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन, ज्ञान का मंथन, ज्ञान की गहराई, कितने सारे शब्द प्रयोग किए हैं। तो वो परसेप्शंस, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर परसेप्शन। कई चीज क्या होती है कि आप चलो एक नॉलेज के रूप में आपके पास है, किसी को सुनाना होने तो भी कोई इंटेलिजेंट आदमी होगा तो वो अच्छी तरह सुना भी पाएगा, लेकिन अच्छी तरह सुनाने वाले का भी वो ये ज्ञान का पॉइंट उसके पार्ट ऑफ परसेप्शन नहीं होता है कई बार। तो ये ज्ञान के जितने भी पॉइंट्स हैं, मैंने पहले भी बताया कि मान लीजिए कि परम धाम है। अब परम धाम में जब हम जाकर के स्थित हो जाते हैं तब तो परम धाम की कोई अनुभूति है ही नहीं। डॉर्मेंट स्टेट है, लेटेंट स्टेट है, वहां तो आत्मा बिल्कुल डॉर्मेंट है, लेटेंट है। तो लेटेंट स्टेट में न
कोई अनुभूति ही नहीं है, नो एक्सपीरियंस, नो एक्टिविटी, नो एक्सपीरियंस एट ऑल। इसलिए बाबा कहते हैं कि शांति धाम की अनुभूति तुमको करना है तो इस संगम पर यहां से तुम कर सकते हो ज्ञान के आधार पर। सही। तो अभी ये विजुअलाइजेशन कैसे करना है, रियलिटी है। बाबा ने पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया, पूरा इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया, इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन, इतना कंसेप्ट क्लियर किया है बाबा ने परम धाम का कि मुझे अभी परम धाम को डिस्क्राइब करना हो तो मैं 10 मिनट तक सिर्फ परम धाम को डिस्क्राइब कर सकता हूँ। इतनी डेप्थ बाबा ने दी है परम धाम की। अब ये मेरी समझ में आ गया कि ये मेरा घर ऐसा है, तो फिर मैं उसको अच्छी तरह से विजुलाइज कर सकता हूँ। देखो मैं एक दूसरी बात बताता हूँ कि कई साहित्यकार इतने अच्छे होते हैं, तो वो जब कोई स्थान का डिस्क्रिप्शन करते हैं ना, इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन करते हैं कि आप तो उस स्थान पर गई नहीं है और न फील किया है न गए, फिर भी जैसे जैसे डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते जाते हैं तो हमारे सामने वो स्थान आ जाता है, इतना क्लियर कट आ जाता है कि बात मत पूछो। तो मैं आपको एक मेरा अनुभव सुनो, काका कालेलकर का तो नाम सुना होगा, जो गुजराती हैं उनको वो जानते होंगे, बहुत बड़े साहित्यकार हो गए। तो वो भी ऐसे जो स्थानों का डिस्क्रिप्शन होता है, तो ये मध्य प्रदेश में एक जहाँ से नर्मदा निकलती है तो उसको भेड़ाघाट बोलते हैं। तो वहाँ पर पूरा मार्बल ही है, व्हाइट मार्बल में ही से ही पूरी रिवर पास होती है, कोई ऑर्डिनरी पत्थर नहीं है, सब सफेद व्हाइट है और धुआंधार करके वहाँ पर। तो उन्होंने इतना बढ़िया डिस्क्रिप्शन किया तो पूरा सीन मेरे सामने आ गया, और फिर मैंने पिक्चर उसका देखा तो वो पिक्चर ऐसा ही था। सही। तो देखिए कोई डिस्क्रिप्शन के आधार पर भी कितना पावरफुल विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो। देखो तो फिर बाबा ने तो हमारा कंसेप्ट इतना परम धाम के बारे में क्लियर किया कि बात मत पूछो, और रिपीटेडली किया है। तो फिर परम धाम को विजुअलाइज करना हमारे लिए आसान हो जाता है, लेकिन वो अभ्यास चाहिए, अभ्यास के बिना नहीं। आज मेरे लिए आसान क्यों हो गया, क्योंकि ज्ञान के आधार पर बार बार विजुअलाइजेशन, कितनी बार मेहनत किया होगा विजुअलाइज करने का। तो अभी क्या होता है कि संकल्प किया नहीं और परम धाम सामने आ गया। सतयुग का कंसेप्ट बाबा ने इतना सुबह से शाम तक दिन, बाबा ने तो इतनी अव्यक्त वाणी चलाई है और डिस्क्रिप्शन किया, अब सुबह में उठाएगा कौन, कैसे आप उठेंगे, और सोने तक की दिनचर्या बताइए बाबा ने। अब वो कई गीत भी बने हुए हैं। सही। तो ये गीत के जो शब्द जो हैं उसके आधार पर हमको एक आंख सुखधाम में रखनी है, बाबा ने कहा। तो ये भी पूरा जो दुनिया आने वाली है, जो मुझे एस्टेब्लिश करनी है, वहां जाना है, उसका अभी आपसे विजुअलाइजेशन करना है। तो ये विजुअलाइजेशन किसके आधार पर, सिर्फ डिस्क्रिप्शन के आधार पर। बाबा के ज्ञान, बाबा ने डिस्क्राइब नहीं, बहुत डेप्थ में नॉलेज दिया है। तो नॉलेज का चिंतन मनन मंथन, तो ये जितना आपका पावरफुल होगा वो कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। और विजुअलाइजेशन का आपने कितना अभ्यास किया है, आपने सोचा, आपने सृष्टि चक्र, इसलिए मैं कहता हूँ 5 स्वरूप की याद एक शब्दों में भी की जा सकती है और 5 स्वरूप की याद विजुअलाइजेशन से भी की जा सकती है। एवरी स्टेप देयर शुड बी विजुअलाइजेशन। सही। तो समय मिलेगा तो ये 5 स्वरूप की जो याद है, अब ये भी प्रैक्टिकल में, मतलब मैं गाइडेड मेडिटेशन कराता हूँ, मेरा मेन जो काम है वो गाइडेड मेडिटेशन का ही है। तो उसमें ऐसे अलग अलग लक्ष्य 5 स्वरूप की याद हैं, पूरे 84 जन्मों का हमारा जो साइकिल है, जिसको मुझे अपने आप वहां पर रखना है। कई लोग क्या कहते हैं कि सतयुग में एक आत्मा इतना जन्म लेती है, नहीं, ये सभी जन्म मेरे हैं, और मेरे प्रथम जन्म में मैंने किस प्रकार से मेरी लाइफ थी, दूसरे जन्म में मेरी लाइफ, मेरा शब्द यूज करना, आई, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो आपको अनुभूति कराता है, इसलिए हर जगह आता है तो विजुअलाइजेशन। और ये विजुअलाइजेशन, क्लियर एंड स्टेबल विजुअलाइजेशन, आपके ज्ञान के कंसेप्ट कितने क्लियर है और आपका अभ्यास कितना है, उसके आधार पर आपने कितना अभ्यास किया है। तो जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा, बार बार करते जाएंगे, तो फिर वो सरल हो जाएगा ना, वो इमर्ज करना सही आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच प्रफुल्ल भाई, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। शांति। प्रफुल्ल भाई, एक ही वो है, ठीक है। जस्ट प्रफुल्ल भाई, मुझे वो पूछना था कि जैसे हम कुछ सोचते हैं, राइट, तो आँख खुली रखते वो देखते हैं,
लेकिन वो 5 सेकेंड्स या 1 मिनट का विजुअलाइजेशन है। हम हाँ तो मेडिटेशन इसलिए करते हैं हाँ तो आपका मैंने पूरा जवाब नहीं, सॉरी। हाँ तो क्योंकि मेन सवाल आपका ये था कि खुली आंख से या बंद आंख से, तो जो सबकॉन्शियस के ऊपर जो आपने अनुभूति की, आपने अपनी आंखों से देखा है, आपने उसका उपयोग किया है, आपने उसको फील किया है, वो फिर आंखें क्लोज करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन एक ज्ञान के आधार पर जब हम करते हैं तो शुरू में आपको ये आंखें बंद करने से विजुअलाइजेशन अच्छा होगा। तो आंखें बंद करने से थोड़ी क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन करेंगे मेडिटेशन में। नींद नहीं आनी चाहिए। बस बाबा आंखें बंद करने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि भाई आप फिर सो जाते हैं, नींद आ जाती है। लेकिन यदि लक्ष्य लेके बैठते हैं, ये जिम्मेवारी समझ करके योग करते हैं, ये तो मेरी जिम्मेवारी है, तो जिम्मेवारी निभाने के लिए आप जब योग करते हैं तो नींद आने की तो कोई बात ही नहीं है। तो आपका विजुअलाइजेशन अच्छा हो, पावरफुल हो, तो फिर आप आंख बंद कर सकते हैं। आंख बंद करने में कोई हर्जा नहीं, आपको मदद होगी। फिर बाद में बार ये आंख बंद करके फिर विजुअलाइजेशन फिर कोशिश कीजिए, खुली आंख से वही चीज करने की कोशिश कीजिए, अभ्यास कीजिए। हाँ મીતાબેન, તમારો કંઈક સવાલ બીજો હતો, કંઈક એવું મને લાગ્યું, પૂછો કે પૂછવું હોય તો। નહીં, હા બેનનો સવાલ એવો હતો કે ખુલ્લી આંખે વિઝ્યુલાઇઝેશન કરવાનું, એટલે આપણે ખુલ્લી આંખનું મહત્વ બતાવ્યું છે, પણ હા, જ્યારે એ સવાલ બીજો હતો કે મીતાબેન તમારે કઈ બીજું કોઈ ક્લેરિફાઈ કરવાનું હતું? हाँ, એટલે मैंने वो क्वेश्चन किया था कि आंख खुली रख के हम विजुअलाइज करते हैं, राइट? लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन है, वो थोड़ा टाइम है, बाद में हम वापस आ जाते हैं। हाँ, और ये जैसे हम ये मेडिटेशन करते हैं, वो सिर्फ थोड़ी मिनट के लिए नहीं करते, वो लॉन्ग टाइम है। तो आंख खुली रख के लॉन्ग टाइम कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए आप आंखें यदि बंद करते हैं, और दूसरी मैं बात बताऊं कि हम फिर इसलिए कहता हूं कि फिर दूसरा संकल्प लेते हैं ना, तो फिर विजुअलाइजेशन तो चालू रहेगा ना। देखो, हमने एक ऑटो सजेशन दिया, एक एफर्मेशन दिया, फिर बाद में इमीडिएटली दूसरा भी देते हैं, तीसरा देते हैं, चौथा देते हैं। तो हमारा चिंतन तो हर चिंतन के साथ विजुअलाइजेशन भी बदलता रहता है ना। इट गोज पैरेलल टू थिंकिंग। योग अभ्यास के अंदर आप ऑटो सजेशन देते हैं ना, स्पष्ट, जिसको हम चिंतन बोलते हैं। चिंतन, योग में चिंतन करते हैं, याद दिलाते हैं ना, मैं शरीर नहीं हूं लेकिन मैं आत्मा हूं। तो ये संकल्प मैंने अपने आप को दिया, मैं शाश्वत हूं, सनातन हूं, ये संकल्प मैंने अपने आप को दिया। क्यों दिया? पर्पस हमारा क्या है? अनुभूति करने का। तो जो संकल्प किया और जो फोर्स करते हैं ना, तो संकल्प किया और उसको विजुअलाइज कीजिए। यदि वो शब्द विजुअलाइजेबल हैं तो सभी शब्द का शब्द चित्र नहीं हो सकता है। सभी शब्द, जो शब्दों में चिंतन करते हैं, वो सभी शब्दों का शब्द चित्र नहीं भी हो सकता है। लेकिन जितना जहां भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, वहां विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक अनुभूति आपको आसानी से हो जाएगी। और ये विधिवत विधानों के साथ और लक्ष्य के साथ जब योग करते हैं, तो फिर बुद्धि तो बाहर जाने की कोई जरूरत, क्योंकि पूरी विधि आप जानते हो मुझे क्या क्या करना है, क्या संकल्प करना है, क्या विजुअलाइजेशन करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, क्या माइलस्टोन मुझे कवर करना है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, सब क्लियर है ना माइंड में। तो फिर यदि क्लैरिटी है उसकी, तो फिर बाद में तो बाहर संकल्प जाने की, तो मुझे क्या करना है वो निश्चित है, तय है, तो फिर बाहर संकल्प तो जा ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लक्ष्य के साथ योग नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आज मुझे योग के अंदर क्या अनुभूति करनी है, कौन सी मनसा सेवा करनी है, कैसे बाबा के पास मिलना है, सब कुछ तय होना चाहिए, तभी विधि तय होती है। हाँ, ओके। प्रफुल्ल भाई, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप ये परम धाम का जो डिस्क्रिप्शन आप बता रहे थे, वो क्या एक आध सेशन में आप पॉसिबल है कि आप पूरा हमें परम धाम की डिस्क्रिप्शन देके आपको यहाँ से डायरेक्शन दे करके पूरा परम धाम में ले जाना माना है। तो जैसे हमारी जो सीनियर ब्रदर्स भी हैं, जब सूरज भाई वगैरह कराते ही हैं, आत्म प्रकाश भाई हैं, सब कुछ, और मेरा भी अभ्यास है, मतलब
हाँ हम प्रफुल्ल कभी भाई, चांस मिलता है, बहनें हमको चांस देती हैं तो कई भट्टी के क्लासेस कराने का चांस नहीं मिलता प्रफुल्ल है, भाई, इसलिए तो मुझे लिखना पड़ा, नहीं तो मैं न लेखक हूँ न वक्ता हूँ। प्रफुल्ल भाई, हाँ હવે આપણે એક કામ કરીએ. અમારે ત્યાં શું છે કે બહુ ઓનેસ્ટલી વાત કરું તો મોટાભાગની આત્માઓ નવી છે, અથવા તો એમ કહેવાય કે હજી બહુ લાંબો સમયથી જ્ઞાનમાં નથી. રાઈટ 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 આપ જે વાત કરો છો કેવું છે કે જે આત્માઓ જૂની છે એના માટે બરાબર છે, ઇઝીલી વિઝ્યુઅલાઇઝેશન અને રિયલાઇઝેશન થાય છે. બરાબર છે. હવે અત્યારે ક્વેશ્ચન એવો છે, અથવા અમારે બધાનો ઇસ્યુ એવો છે, હું બી એમાં આવી ગયો ને, હું એમાંથી બહાર છું, મને બી એમાં ગણી લો, અમે બધા જ ગ્રુપ એવું છે નવું, એવું માનીને ચાલો કે બિલકુલ જે લોકોને વિઝ્યુઅલાઇઝેશન પણ થતું નથી, અથવા માનો કે થોડા સેકન્ડ માટે થાય છે ને પછી જતા એનું કારણ શું છે, આપણે જાણીએ છીએ કે નથી જાણતા એવું નહીં, તરત બિલકુલ બિલકુલ આપ જાણો છો કે શું કારણ થાય છે. બરાબર છે. હજી અમને લોંગ સમય એમાં રહેવાનો અનુભવ નથી, જ્યારે અમારી ઈચ્છા એવી છે બધાની કે લોંગ સમય માટે એનો અનુભવ થવો છે. આપે કહ્યું બરાબર કહ્યું કે લોંગ સમય એટલા માટે નથી થતો કે અમે તરત જ થોટમાંથી બહાર આવી જઈએ છીએ, બિલકુલ એ વિઝ્યુઅલાઇઝેશન અમે લોકો બહાર આવી જઈએ છીએ. જે અમને અનુભવ થવો જોઈએ એટલા માટે કે અમે એના વિશે જાજુ માનો કે અમારી જે કેપેસિટી નથી એવું માનીને ચાલો, જે શબ્દ તમારે જે વાપરવો વાપરો. કેપેસિટીનો સવાલ નથી, તમારે મેઇન તો જ્ઞાનનું ચિંતન મનન અને એનું જે હવે હવે દાખલા તરીકે આ જ મુદ્દા પર હું તમને મેં આત્માની તમને વાત કરી. હવે આત્મચિંતન, હું તો ચલો વિઝ્યુલાઇઝેશન છોડો, આત્મચિંતન લઈએ આપણે. આત્મચિંતન ની અંદર કોઈ જગ્યાએ રીડિંગ, અત્યારે દાખલા તરીકે અભ્યાસ છે, ચલો ઠીક છે, હવે આટલા વર્ષો થઈ ગયા રાજયોગનો અભ્યાસ કરતા આવ્યા છે, તો તમે મને કહો ને તો હું કશું મારે રિફર કરવાની કોઈ જરૂરત જ નથી. ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ માય એક્સપિરિયન્સ. તો શું છે કે દાખલા તરીકે મારે એક આત્મચિંતનનું તમને કાલે એક કોમેન્ટ્રી અહીંથી મારે ગાઈડેડ મેડિટેશન કરાવું, 1 hour હું મારે મિનિમમ 1 કલાક 1.5 કલાકનો સમય જોઈએ. હવે અમારે લોકોને એવું જોઈએ. હવે દાખલા તરીકે એટલે શું છે, એટલું તમારી પાસે છે, તમારી પાસે તમે તમારા અનુભવમાં દાખલા તરીકે સ્વરૂપની અનુભૂતિ કરવી છે, તો સ્વરૂપની અનુભૂતિના જ એટલા બધા પાવરફુલ સંકલ્પો છે કે જે સંકલ્પ કરી ચૂક્યા છે. આજે આ સંકલ્પ કર્યો, બીજા દિવસે બીજી રીતે કર્યો, ત્રીજા દિવસે ત્રીજી રીતે કર્યો. એટલું જ નહીં, મેં તો આખું પદ્યના રૂપમાં જ એક સુંદર ઢાળની અંદર કે માન લીજે કે હવે હું શબ્દોમાં કેટલીક વખત કેવું થાય કે શબ્દોમાં ચિંતન આપણે કરતા હોઈએ ત્યારે પછી માઇન્ડ બહાર જવાની સંભાવના હોય છે, પણ જ્યારે તમે કંઈ ગીતના રૂપમાં કોઈ ગાતા હો ને દાખલા તરીકે, તો એ વસ્તુ બહુ સરળતાથી થઈ જાય છે. અને તમે ગીત બનાવી દીધું, મારું પોતાનું જ કમ્પોઝિશન હોય છે, હું પોતે જ કમ્પોઝ કરું છું, અને એટલા સરળ ધર્મમાં હવે આત્મચિંતનનું તમને 20 મિનિટ સુધી એટલું સરસ કોઈ એમાં આસ્પેક્ટ છૂટતો નથી. એના સ્વરૂપની આજથી મળીને દરેક સ્વધર્મ પણ આવી જાય અંદર, આત્મજ્ઞાનના બધા પાસા એ ગીતની અંદર આવી જાય છે. તો તમે કોઈક વખત મને એમ લાગે કે હવે મન નથી, હજુ ચંચળતા વધારે છે, તો હું પછી ગીતના રૂપમાં જ યાદ કરી લઉં છું. તો એ ગીતના રૂપમાં પછી મન એકદમ ગાવામાં આવી જાય ને, અને હું તો એકલો અમૃત વેલે. તમે જુઓ આ યોગ જે છે ને એ તમે પછી એટલા બધા ભાવુક થઈ જાઓ છો. હવે હું તમને આ બધું કહું કે દાખલા તરીકે હું અમૃત વેલે યોગ કરતો હું ઇન્ડિયાની અંદર તો હિંચકા પર ઝૂલતા ઝૂલતા જ યોગ કરું છું, અને સ્વિંગિંગ બહુ સરસ ઝૂલતા ઝૂલતા યોગ કરતો હું. પછી કોઈક વખત તો પછી બાબાની સાથે તો ગીત શરૂ થઈ જાય, તો તે વખતે ગીત ગાઉં છું, પણ યોગમાં ગીત ગાઉં છું. કદાચ મોઢામાંથી ગીતના શબ્દો નીકળતા હોય પણ એ બિલકુલ ભાવુક થઈને આપણે ગીત ગાઈએ છીએ, ગીત ગાવા માટે નહીં. અને એ રેફરન્સ ટુ કન્ટેસ્ટ ગીત હોય છે. મારી લાઈનની અંદર એ ગીત આવતું હોય તો તે વખતે હું એ ગીત ગાઉં છું, એવું નહીં ચલો ગીતના આધારે યોગ કરું છું. પણ મારી એ જે પ્રક્રિયા છે, વિચારની પ્રક્રિયા છે, એમાં એ ગીત કોઈ ફીટ બેસતું હોય અને પછી એ ગીતના શબ્દો ઓટોમેટિક જ બહાર નીકળી જાય, અને પછી એ ગીત બાબાની સામે ગાઈ લઈએ આપણે. એ બધું નેચરલ છે, આ નેચરલ યોગ છે, તમે સમજો. તો આ બધું તમે અભ્યાસ કર્યો હોય અને અનુભૂતિ, તમને એક વખત અનુભૂતિ થવાની શરૂઆત થઈ જાય ને પછી એ જ પછી તમારા આગળના યોગને વધુ પાવરફુલ બનાવે છે. એટલે આ બધું કેવું છે કે તમે મેઇન વસ્તુ સમય કાઢીને અભ્યાસ કરવાનો છે. એટલે તમે કહેશો તે આખું ગીતના રૂપમાં પણ હું તમને આત્મચિંતન ગાઈડેડ મેડિટેશનના રૂપમાં કરાવી શકું એમ છું. અને એમાં પેલું રિપીટેશન હોય ને, જેમ બાબા લખતા હતા, પણ આ ગીતના શબ્દો જ છે. હું તમને અત્યારે
એક 20 સેકન્ડની અંદર જ બતાવી દઉં જો. અને એ પણ જુદા જુદા ઢાળમાં તમે તમારી રીતે ગઈ શકો છો. દાખલા તરીકે આવું જ કરો તમે એવું નથી કહેવાનું, પણ હું કોઈક વખત આવું કરું છું અને મને એમાંથી આનંદ મળે છે અને મને અનુભવ પણ થાય છે. તો આવી રીતે કરી શકાય. मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ, देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, भ्रूगुटी के बीच मैं बैठी हूँ, भ्रूगुटी के बीच मैं बैठी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, कर्मेंद्रियों का मैं शासक हूँ, ज्ञानेंद्रियों का मैं राजन हूँ, જ્ઞાનેન્દ્રિયો કા. એટલે આ રીતે એક ગીત, આમાં કોઈ જેટલા પણ શાંત સ્વરૂપ છું, આનંદ, જેટલું આત્મચિંતનના જેટલા પણ આસ્પેક્ટ છે ને એ બધા ગીતની અંદર છે. તો આ એક જુદી એક વેરિએશન છે. આમાં આ જ રીતે કરો એવું મારું તમને નથી કેવું, પણ બ્રિંગ વેરિએશન, મેક ઇટ, એને તમને એક એનો ખુશી આનંદ તમને મળે એવું તમે, નિરસતા નહીં હોવી જોઈએ. મોનોટોની એક બહુ મોટી વસ્તુ છે કે મોનોટોની યોગની અંદર નહીં હોવી જોઈએ. તો આવી રીતે તમે યોગ કરો એટલે ફક્ત આત્મચિંતન. આમાં તમે 3 કલાક મેડિટેશનમાં બેસવા માંગતા હો તો હું સળંગ 3 કલાકની કોમેન્ટ્રી આપીને તમને હું બતાવી શકું એમ છું. એટલે એટલું તમે રોજ રોજ નવો નવો અભ્યાસ આપણે કરતા આવીએ જુદી જુદી રીતે. હું મોનોટોનસ યોગ નથી કરતો અને એમાંથી તો આ ફ્લો ચાર્ટ મેં મારા માઇન્ડમાં આવ્યો, મને થયું કે આ કંઈક લોકોને બતાવીએ તો કદાચ એમને ફાયદો થઈ શકે એટલે મેં બનાવ્યું. હા, વેરી ઇન્ફોર્મેટિવ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. આઉટલાઈન છે આ ફ્લો ચાર્ટ, તો ધીસ ઇઝ જસ્ટ આઉટલાઈન. હવે એક બ્લોકની અંદર એક બ્લોક છે. હવે દાખલા તરીકે આ રેલવે સ્ટેશનની વાત છે, એનાથી એટલા બધા વિઝ્યુલાઇઝેશન છે અને હું કરું છું, એ બધા અભ્યાસ કરતો હોઉં છું. હવે જ્યારે હું કોકને સમજાવું તો મારે તો કરવું જ પડે ને. અને આપણે ખરેખર તો આપણે આપણા માટે કરીએ છીએ. પહેલું તો આપણે આપણા માટે કરવાનું છે. એટલે પછી તો ખૂબ આનંદ આવે છે યોગમાં. પછી તો તમને જુઓ ને કે આપણે એમ થાય કે ચલો અમૃત વેલા ક્યારે થાય ને આપણે ફરી પાછું યોગમાં બેસીએ, ટાઈમ શોધીને આપણે ફરીથી આમ યોગમાં લાગી જઈએ. ના, સરસ. अच्छा, तो बहुत सरस बधाई पार्टिसिपेशन और सबने बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन किया और जिसने भी क्वेश्चन पूछे दूसरे को कैसा भी लगा हो मगर हमारे लिए वो श्रेष्ठ क्वेश्चन था ऐसा मानकर ही चलने का. ऐसा नहीं है कि भाई हमने किसी ने ऐसा पूछा तो किसी ने क्या सोचा, नहीं. हमको जो नहीं पता है वो पूछने में, और पूछने की जो सबने हिम्मत की. आपने जो कुछ पूछा बहुत ही अच्छा पूछा, क्योंकि सबका अनुभव समान नहीं होता है, इसलिए बहुत ही अच्छा रहा. तो हम फिर से प्रफुल्ल भाई की अपॉइंटमेंट लेंगे और फिर से थोड़ा प्राइमरी स्टेज से भी चालू कर सकते हैं, आगे ज़रूरत है तो आप बताना सजेशन क्या चाहिए. मगर बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी हुए. हमको भी बहुत जानना मिला, सबको भी जानना मिला होगा. तो बहुत ही धन्यवाद प्रफुल्ल भाई जी का. और किसी को मतलब कोई पर्सनल मतलब कोई क्वेश्चन हो, मतलब फोन से बात करना हो तो कर सकते हैं. मतलब हाँ, मैंने आपका नंबर सबके साथ शेयर कर दिया है. शेयर किया. आपको ये बात की करना है तो आप बात कर भी सकते हो प्रफुल्ल भाई जी से. मैंने आपका टाइम भी आप 3 घंटे हमारे से पीछे हो, सब कुछ लिख दिया है मैंने. हाँ, सब टाइम बराबर है. तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपके अपॉइंटमेंट लेकर, बराबर. सबको पूछेंगे क्या चाहिए उसी के. मनोज भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी. नो, उसमें हमको तो बहुत जानना मिल रहा है. बाबा के बच्चे को मतलब मिलना अच्छा लगता है ना. बहुत ही अच्छा लगा. ओके, थैंक यू सो मच.